नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। आज एक छोटा सा सेशन आपके लिए होगा दोस्तों, 8-10 मिनट के अंदर। कुछ ऐसी 3-4 गलतियां हैं जो कि बिगिनर फ्रेशर स्टूडेंट करते हैं एग्ज़ाम में, जब भी वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सिलेक्शन से ज़रूरी होता है कि हम फाइट में भी हैं कि नहीं है। जब हम फाइट में ही नहीं होंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन की बात के लिए या फिर फाइट के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आज बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता है दोस्तों कि कल यानी कि 3 अगस्त से आपका ये पेपर शुरू होने वाला है। हो सकता है कि कई लोग 3 तारीख को ये वीडियो देखें, 4 को वीडियो देखें। तो आगे आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है लगभग लगभग 16 दिनों तक चलने वाला है। 25 तारीख तक ये एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। 3 तारीख से शुरू होकर, 3 अगस्त से शुरू होकर और 25 अगस्त तक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो ये सोचते हैं सर मैंने गलती कहाँ करी, क्या ऐसी मिस्टेक करी कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एग्जाम के बाद तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है, हमने ये गलती करी, हमने ये गलती करी। लेकिन अगर पेपर के पहले हमको वो चीजें पता चल जाए कि क्या गलती हमें नहीं करना है, तो शायद हम अपने उन गलतियों से बच पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और शायद हम भी फाइट में आ सकेंगे उन सभी विद्यार्थियों के जो 2-2 3-3 साल या 6 महीने 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिगिनर, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 3-4 बातें हैं, उनको ध्यान रखिएगा। एग्जाम को देने से पहले, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हो तो आपको 100% यहाँ पर फायदा मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप सबको पता है ना कि हमारा जो ग्रुप डी का पेपर है, उसका एक ऑफिशियल मॉक लिंक आता है। ये एक सैंपल लिंक होता है, ये बताता है कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा। ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं, बट यहाँ पर किस तरीके का मतलब क्वेश्चन नहीं बताता वो, कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, क्या सारी चीज़ें। ये जो ऑफिशियल मॉक लिंक होता है, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो साइंस 25 नंबर की, मैथ्स 25 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, और करंट अफेयर स्टैटिक जनरल में 20 नंबर की, टोटल 100 क्वेश्चन है। समय कितना मिलने वाला है आपको? 90 मिनट। अब इसमें आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात देखो बेटा, ये सारी चीज, सबसे पहली गलती एक स्टूडेंट क्या करता है कि जब ऑफिशियल मॉक लिंक आता है तो वो इसको देख के ही नहीं जाता। कई लोगों को पता ही नहीं चलता, और पता भी चलता है तो उसको छोड़ देता है, अरे हो सकता है मेरे लिए क्या जरूरत है, मैं तो बाद में देख लूंगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर जो आपका एग्जाम बोर्ड है, वो आपको पहले से बता रहा है कि बेटा यही पोर्टल आएगा, आप जब पेपर में बैठोगे कंप्यूटर के सामने तो बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने भी स्क्रीन आने वाली है, ये सब सारी चीजें ये बिल्कुल ऐसे ही लिख के आएंगी। तो आप पहले से देख लो ना क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों इंटरफेस से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट इंटरफेस ही नहीं पता कर पाते कि इंटरफेस किस तरीके का है। जो टीसीएस का पोर्टल होता है, इंटरफेस होता है जिस पर आपको पेपर देना है, अगर आप पहले से उसको जानोगे नहीं तो एग्जाम हॉल में तुरंत जब आप बैठोगे, पहली बार आप इंटरफेस देखोगे, अब आपको नहीं समझ में आया कहाँ से स्क्रॉल करना है, सेव कहाँ से करना है, क्वेश्चन कहाँ से देखना है, क्या करना है, हिंदी कहाँ से आएगी, इंग्लिश कहाँ से आएगी, या आपके जो भी लैंग्वेज है, असमी लैंग्वेज है, मलयालम लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए ऊपर में व्यू इंग्लिश जब करोगे, व्यू लैंग्वेज करोगे, तो यहाँ पर आपको देखिए सारी की सारी भाषा दिखा दे रही हैं। इन सभी भाषाओं में आपका पेपर आने वाला है। आप यहाँ से कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मणिपुरी कर ली, कन्नड़ कर ली, इंग्लिश कर ली, हिंदी कर ली। मान लीजिए आपने इंग्लिश कर ली, इंग्लिश करते ही साथ यहाँ पर आप देखना, तो यहाँ पर फिर से आएगा चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करना। यहाँ पर भी आपको आपकी लैंग्वेज दिखेगी। डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब ये वो लैंग्वेज होगी जिसमें आपका पूरा का पूरा पेपर दिखाई देगा। बट ऐसा नहीं कि आप पेपर में अंदर जाके अगर किसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन ये जो लैंग्वेज आपने सेट कर दी, आपका पूरा पेपर इसी लैंग्वेज में डिफॉल्ट सेट हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा होगा टिक का, इसको टिक कर लीजिएगा, और आई एम रेडी टू बिगिन इस तरीके से ब्लू कलर का आपका ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, इसको आप क्लिक कर देंगे। और बस अब आपका टाइमर दोस्तों यहाँ से देखिए चालू हो चुका है। 90 मिनट का है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटा सा दिख रहा हो, ये दोस्तों आपका टाइमर चालू हो चुका है। इस तरीके का आपका पेपर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। मिक्स क्वेश्चन आएंगे कि सेक्शन वाइज आएंगे, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीएस ये सब अलग अलग आएगा, कि एक साथ आएगा मिक्स होके, कि एक मैथ का क्वेश्चन एक रीजनिंग का। तो सबसे पहली गलती मैंने क्या बताया कि इंटरफेस। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पहले ही बता दिया है, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर साइंस होगा, फिर मैथ होगा, फिर रीजनिंग होगा, और फिर जनरल अवेयरनेस होगा।
ठीक है। तो अब दोस्तों आपको पता है कि आप सबसे पहले साइंस के पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जब वो हो जाएंगे तब आप मैथ्स पे जाएंगे, उसके आपको 25 सवाल, फिर आगे जाएंगे तो रीजनिंग के 30 सवाल आपको दिखेंगे, फिर आगे जाएंगे तो जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल आपको दिखेंगे। 100 सवाल आपके कंप्लीट। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको दिमाग में पहले से ये आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि मेरे को हर एक सब्जेक्ट अलग अलग मिलने वाला है और मैं उसको अलग अलग अटेम्प्ट करने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर अगर मैं साइंस कर रहा हूं और मान लीजिए मैंने 25 में से 20 सवाल बना दिए, अभी मेरे 5 सवाल बचे हैं लेकिन मुझे नहीं मन है करने का, मैं उसको बाद में करना चाहता हूं, तो क्या मैं आगे किसी भी सब्जेक्ट पर स्विच कर सकता हूं? बिल्कुल दोस्तों। आप अगर साइंस के 10 सवाल भी कर लिए, 15 भी कर लिए, जितने भी कर लिए, आप किसी भी समय पर किसी भी सेक्शन पे स्विच कर सकते हो। समझ गए ना? किसी भी सेक्शन पर कभी भी आप स्विच कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर यहां पर स्विच हो पा रहा है तो आपके एग्जाम में भी स्विच हो जाएगा। यानी कि आप चाहो तो रीजनिंग करने लगो पहले, चाहो तो जनरल अवेयरनेस करने लगो, चाहो तो मैथ करने लगो, कभी तो साइंस, बीच में से भी छोड़ना है तो बीच में से छोड़ के कहीं भी जा सकते हो। अब कई लोग कहेंगे सर ये बताइए जनरल अवेयरनेस में तो यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया। मैंने क्या बोला? ये एक सैंपल मॉक होता है। सैंपल मॉक में आपको ये नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, लेवल क्या रहेगा, यही सवाल तो नहीं आएंगे। केवल ये पता चलता है कि इंटरफेस कैसा है, सेक्शन वाइज होगा या फिर मिक्स आएगा, बस इतना पता आपको चलता है। ये बात मेरी आप समझ रहे हो सभी लोग? अब देखिएगा, इसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी सबसे बड़ी गलती, तो आपने दोस्तों यहां पर पहली गलती समझ ली अपनी। तो पहली गलती क्या थी भाई? सबसे पहली गलती, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टूडेंट क्या बनता है, तो सबसे पहली मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर कि वो इंटरफेस से वाकिफ नहीं होता है ना? इंटरफेस से वाकिफ नहीं होता है। दूसरी बड़ी गलती कि कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं। ठीक है ना? कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट दोस्तों पहले उठाना है। आपसे भी ये मिस्टेक होती होगी। कैसे? क्या होता है दोस्तों, जब हम इंटरफेस खोलते हैं, हमें अगर साइंस पहले मिल गया तो हम साइंस पहले करने लग जाते हैं, अगर मैथ मिल गया तो मैथ करने लग जाते हैं। ये मैं बिगिनर या फ्रेशर की बात बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ तो दोस्तों आप, सबसे बेस्ट होता है कि आपका इन चारों में से कोई ना कोई तो पसंदीदा सब्जेक्ट होगा। कोशिश करिए कि आप सबसे पहले उसको उठा लीजिए। बट फिर भी अगर आप मुझसे चाहते हो कि सर आप कोई तरीका बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना चाहिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर कहना ये है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पहले उठाना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजी समझना, एग्जामिनेशन को क्रैक करना एक साइकोलॉजी होती है, मेरी बात समझना। जब आप एग्जाम हॉल में दोस्तों एकदम शुरू शुरू में जाते हो, बैठते हो, तो शुरू शुरू में दोस्तों हम लोग नर्वस होते हैं, थोड़े से सहमे हुए होते हैं, हाथ ठंडे होते हैं, एक डर लग रहा होता है, घबराहट होती है। ऐसी घबराहट में दोस्तों अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पहले उठा लो जो पहले से ही कठिन है, जैसे कि आपको पता है भाई, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया होता, साइंस था, उसके बाद हमें यहाँ पर दोस्तों मैथ्स दिया हुआ था, उसके बाद हमें यहाँ पर रीजनिंग दिया हुआ था, और लास्ट में हमें दिया था करंट अफेयर्स। ठीक। अब सुनना, अगर दोस्तों मान लीजिए कि हम सबसे पहले पता चलता है कि मैथ्स उठा लें या करंट अफेयर्स उठा लें, ठीक है, तो हो सकता है कि शायद हम फंस जाएं। सबसे पहले बात दोस्तों, अपनी स्ट्रेटेजी तय करके चलो पहले से, एग्जाम हॉल के पहले ही आपको ये तय करके चलना है। ये नहीं कि हम एग्जाम हॉल में जब बैठ रहे हैं उसके बाद हम तय कर रहे हैं। तो देखो मेरे हिसाब से, आप जब शुरू में जाते हो तो थोड़े सहमे हुए होते हैं, थोड़े डरे हुए, थोड़े घबराहट होती है, हमेशा सबको होती है, एक नर्वसनेस होती है। मेरे हिसाब से दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले वो उठाइए जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपको बड़ा पसंद आता है वो सब्जेक्ट, इंटरेस्ट आता है। सबसे पहले वो उठाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, सच बताऊं तो। और उसके बाद दोस्तों वो वाला सब्जेक्ट उठाइए हमेशा, उसके बाद दोस्तों हमेशा वो वाला सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आप लोग को हल्का सा कैलकुलेशन लगती है। मेरे हिसाब से सबसे पहला दोस्तों जो सब्जेक्ट आप उठाना चाहते हैं वो उठाना चाहिए आपको रीजनिंग। इसलिए नहीं कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, उसका कारण है दोस्तों, रीजनिंग में आपको देखा जाए तो बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आंसर 100% आपको सामने दिखेगा। साइंस पहले मत उठा लेना गलती से भी, और मैथ भी सबसे पहले मत उठा लेना, ये मेरी राय है।
गलत भी हो सकती है, आप लोग कुछ और उठा सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले दोस्तों रीजनिंग को उठाइए। कारण, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो थोड़ा सा हल्का भी आता है ग्रुप डी के अंदर, आराम से इसके क्वेश्चन लग जाएंगे। हम लोगों ने इसकी बहुत तैयारी करी है, 17 दिन 17 मैराथन हमने पढ़ी। इसके बाद अभी अभी आपको मैंने एक मैराथन कंप्लीट कराई 100 क्वेश्चन की। बहुत सारे हमने इसमें तैयारी करी है। सबसे पहले रीजनिंग उठाइए, क्योंकि इसके सवाल बनते हैं, 100% आंसर दिखता है। दोस्तों जो भी आपकी घबराहट होगी, चीज़ें होंगी ना, जब आपसे सवाल बनना शुरू हो जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर कि हाँ भाई हम तो अच्छा कर रहे हैं। जब एक बार आप इसके 30 क्वेश्चन लगा लोगे, आप लगभग लगभग थोड़े से चार्ज हो गए, थोड़े से गर्म हो गए, आपकी घबराहट, आपकी नर्वसनेस कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और काफी क्वेश्चन आपके सही भी हो जाएंगे अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो। ठीक। इसके बाद में दोस्तों, आप इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हो, मैथ या फिर साइंस, किसी भी एक को उठा लीजिए। आप बात समझना, क्योंकि दोस्तों अब आपका वो समय आ चुका है बीच का, जहां पर दोस्तों ना तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी है और ना ही आप बहुत ज्यादा लेट हो रहे हो। शुरुआत में क्या होता है, अभी अभी शुरू किया है, एकदम ऐसा लगता है चलो यार फटाफट फटाफट कर लें। और लास्ट में क्या होता है, जब समय नहीं रहता है तो हम डर जाते हैं, समय नहीं बचा, क्या करना है। तो इन दोनों में से किसी एक को एक में उठाना बीच में। साइंस में भी न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें भी। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वाले को कंप्लीट करने के बाद में ध्यान रखना, आप यहाँ पर दोस्तों साइंस पे चले जाना। कारण, देखिए साइंस में क्या है, न्यूमेरिकल भी होंगे, लेकिन कुछ वन लाइनर भी होंगे, छोटे सवाल भी होंगे। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि आपका न्यूमेरिकल वाला हिस्सा भी आराम से बन जाएगा, क्योंकि आप चार्ज हो चुके हैं और छोटे छोटे सवाल भी आप जल्दी बना सकते हो। अब क्या होगा, जब आप इसकी भी सवाल यहाँ बना लोगे, अब आपका दोस्तों लगभग लगभग यहाँ पर आधा काम खत्म हो चुका है। अब आप थोड़े और संतुष्ट हो गए, अब तो हम आराम से कर लेंगे पेपर। इसके बाद दोस्तों उठाना मैथ्स, और मैथ्स को कंप्लीट करने के बाद सबसे आखिरी में आपको उठाना है करंट अफेयर्स। क्यों? देखिए करंट अफेयर वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा लंबे भी आ रहे हैं, पैराग्राफ बेस्ड भी आते हैं, वन लाइनर भी आते हैं, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। यहाँ पर ऐसा तो नहीं कुछ सोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल है, सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना है, आंसर टिक करना है, पढ़ना। ये हमेशा सबसे अंत के लिए रखिए, सबसे अंत के लिए, सबसे लास्ट के लिए। क्योंकि आखिरी में दोस्तों इतनी ज्यादा जल्दबाजी रहती है, फिर से एक घबराहट शुरू हो जाती है कि समय खत्म होने वाला है। और सबसे आखिरी में ऐसे सवाल रखिए जिसमें कोई सोल्यूशन आपको नहीं करना, कोई पजल नहीं बनाना, कोई पहेली नहीं बनाना, केवल आपको सवाल पढ़ना और आंसर लगाना। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, कि आपको सबसे लास्ट में उठाना है करंट अफेयर, सबसे आखिरी में। 2 मिनट है बस। ठीक है, ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको उठाना है करंट अफेयर, सबसे आखिरी में, क्योंकि आपके पास समय यहाँ पर बचा रह जाता है लास्ट का। ठीक है। अच्छा, अगर आपने मैथ सबसे लास्ट में रख ली गलती से, तो वही वाली बात है कि लास्ट में दोस्तों समय नहीं रहता और आप सोचते हो अब तो इसमें सवाल बनाने हैं, बहुत सारी चीजें, आप फिर से घबरा जाओगे। मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे पहले आपको रीजनिंग उठाना चाहिए, उसके बाद साइंस, उसके बाद मैथ। आप चाहो तो साइंस और मैथ में अदला बदली कर सकते हो, और सबसे लास्ट में आपको उठाना है करंट अफेयर्स। अगर आपने यहाँ पर दोस्तों गलती कर दी, पहले आपने मैथ उठा लिया, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता क्या उठा लें पहले, वो नहीं स्ट्रेटेजी पहले से बिल्डअप करके जाते हैं, वो सोचते चलो सबसे हल्का वाला सबसे पहले कर लेते, करंट अफेयर्स। देखो दोस्तों करंट अफेयर्स में क्या होगा, सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछ दिया जाए किसी को नहीं पता। और इसमें सबसे कम, ये तो कभी पहले मत उठा लेना, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने उठा लिया, इसमें सारे क्वेश्चन बनने नहीं वाले। क्वेश्चन जितने आपसे कम बनेंगे ना स्टार्टिंग में, आप उतने ज्यादा और घबरा जाओगे कि भैया मेरे से तो सवाल ही नहीं लगे। इसलिए हमेशा वो सब्जेक्ट उठाना जिसमें आप श्योर शॉट हो कि मैं लगभग मैक्सिमम सवाल ज्यादा सही कर सकता हूँ, और मुझे लगता है वो रीजनिंग हो सकता है। ठीक है, साइंस और मैथ, या रीजनिंग उठा लो या तो साइंस उठा लो, दोनों में से जो आपका अच्छा वो उठा लो। मैथ को पहले मत उठाना मेरे हिसाब से, बट जिसकी मैथ्स अच्छी है वो मैथ भी उठा सकता है। मैं ये दोस्तों उस बेसिस पे कह रहा हूं जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पर गलती क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया, दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है इंटरफेस के बाद कौन सा सब्जेक्ट उठाना। ठीक। दोस्तों आपका ये क्लियर हो गया, इंटरफेस से आपको मैंने रूबरू करा दिया, कौन सा सब्जेक्ट उठाना ये भी आपने रूबरू कर दिया। अब आती है दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी गलती, और तीसरी सबसे बड़ी जो गलती होती है वो क्या होती है भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक, किसी भी एक सवाल पर दोस्तों रुक जाना। क्या हो जाना? रुक जाना, यानी कि अटक जाना।
किसी भी एक सवाल पर अटक जाना। कई लोग दोस्तों यहाँ पर एग्जाम को अपने ईगो पर ले लेते हैं। अगर कोई सवाल हमसे नहीं बना तो बस वो ईगो पर ले लेते हैं, भाई ये कैसे नहीं बना, बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। आपने देखा होगा जब भी मैं दोस्तों रीजनिंग की क्लास करता हूँ तो उसमें हमेशा आपको हर सवाल के अंदर एक टाइमर देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि वो टाइमर भी दोस्तों मैं आप सभी लोगों को हर क्वेश्चन की डिफिकल्टी के हिसाब से देता हूँ। अगर 20 सेकंड की डिफिकल्टी तो 20 सेकंड का टाइमर देता हूँ। अगर मुझे लगता है ये सवाल 40 सेकंड में होना चाहिए तो 40 सेकंड देता हूँ। और अगर मुझे लगता है 80 सेकंड में होगा तो 80 सेकंड भी देता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बात भी बोलता हूँ कि अगर ये सवाल आपसे 20 सेकंड में नहीं लगा तो फिर ऐसा नहीं कि इसमें बैठ के आप लोग 40 सेकंड दे रहे हो, 50 सेकंड दे रहे हो, अटक गए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, किसी सवाल में जल्दबाजी में हमने गलती कर दी, हम अटक गए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उसमें एक बार और देखिए कि आपने क्या गलती करी। अगर नहीं हो रहा है उसको सीधे स्किप कर देना, अगले पे चले जाना। लेकिन ये मत सोचना कि भाई मैंने तो दिल पे ले लिया। दिल पे मत लेना था कि पता चला आपने दोस्तों दिल पे ले लिया। काफी लोग ये करते हैं कि भाई एक सवाल नहीं बना तो उन्होंने दिल पे ले लिया। जैसे कि मैं देखो इस पे बताता हूँ आपको। जैसे सवाल आया, मान लीजिए कोई भी आया, रीजनिंग के अंदर गए, आपने कोई भी एक ऑप्शन है सॉल्व किया, आपके पास ऑप्शन नहीं मिले। अब इसी में आप फंस गए और फंस के करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, आपका समय भी जाएगा, आप नर्वस भी होगे और अगला आने वाला सवाल भी आप गलत करोगे। आप क्या करना दोस्तों, ये सवाल अगर आपसे एक या दो अटेम्प्ट में नहीं बनता है तो यहां पर आप क्या करना, देखो आप यहां पर छोड़ना मत इसको। ये गलती मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। छोड़ना नहीं है। यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर देखिए मार्क फॉर रिव्यू, आपने ये ऑप्शन टिक किया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर पर्पल कलर का एक सिंबल आ गया। आपने इस क्वेश्चन को सेव नहीं किया। देखिए अगर मैं सेव करता तो क्या होता, देखिए सेव करता तो यहां पर हरा हो गया। हरा का मतलब कि अब आपने इस सवाल का आंसर लगा दिया। अभी आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई भी आप चेंज कर सकते हो, आपको चेंज करना चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल पर आइए वापस से, दूसरे नंबर पर इसको चेंज कर दीजिए। लेकिन इससे क्या होता है, जब आप पूरे के पूरे यहाँ पर दोस्तों 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कर लोगे, आप जब वापस इसको देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये सवाल मेरा लग चुका है, हो गया। लिए पर्पल है, इसका मतलब इसको मुझे देखना है। आप समझ गए। अब मान लीजिए ये सवाल था, इसको भी मैंने 7x कर दिया तो आपने देखा भाई यहाँ पर भी क्या हो गया, हरा हो गया, यानी कि ये सवाल मेरा लग गया। बट अगर किसी सवाल में आप श्योर नहीं हो तो आप कोई भी ऑप्शन टिक कर लो, और टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ना करके इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना यहां पर, और आप देखोगे पर्पल हो गया। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया ये पर्पल है, इसको मुझे दोबारा देखना है। टाइम बचाना लास्ट में, दोबारा आके सवाल को देखना। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम उस समय पर शायद उस सवाल को नहीं लगा पा रहे, नहीं लग पा रहा, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं, वापस उस सवाल पर आते हैं, तो वो सवाल बन जाता है। ऐसा होता है, साइकोलॉजी है पूरी। वापस जब बनाओगे तो ये बन जाएंगे, लेकिन उसी टाइम पर अगर अटक गए अटक गए अटक गए, समय भी वेस्ट होगा और आगे के सवाल भी आपके छूट जाएंगे। ये 3 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर मैंने बता दिया, हरे का मतलब कि आपने उसको आंसर सेव कर दिया, यानी कि आपका आंसर लग चुका है, क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा आपको उसको नहीं देखना। पर्पल का मतलब है कि यहां पर दोस्तों आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू करा है। अब आप कहोगे सर पर्पल के साथ में यहां पर हरा भी आ रहा है, पता क्यों आ रहा है? अगर आप दोस्तों किसी भी क्वेश्चन पे कोई ऑप्शन ही टिक मत करो और मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, तो आप देखिए यहां पर केवल पर्पल आएगा, उसके साथ में ग्रीन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं लगाया, आपने इसको केवल रिव्यू के लिए रखा है कि बाद में देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसके लिए बाद में ये रखा है कि इसको चेक करना है कि हमने आंसर जो लगाया वो सही लगाया कि गलत लगाया, क्योंकि आपने इसका आंसर टिक किया हुआ है। आप देखेंगे इसका आंसर दोस्तों आपने यहाँ पर टिक किया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। ये 5 चीजें होती है यहाँ पर। अगर ये सफेद रहता है तो सफेद का मतलब क्या होता है, नॉट विजिटेड, आपने कोई क्वेश्चन विजिट ही नहीं किया, अभी देखा ही नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें देखना। देखो अब यहां पर अगर मान लीजिए आप ऑप्शन टिक करके और उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देते हो और आपका टाइमर खत्म हो गया, पेपर बंद हो गया, तो वो सवाल काउंट हो जाता है। वो सवाल काउंट होगा, उसका नंबर मिलेगा, सही होगा तो, गलत होगा तो कटेगा भी। बात समझ गया ना। तो ऐसा नहीं केवल दोस्तों हरे हरे वाले ही काउंट होते हैं, पर्पल वाले भी काउंट हो जाएंगे। कौन सा पर्पल वाला काउंट नहीं होता, ये वाला जिसमें आपने कुछ टिक ही नहीं किया, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला काउंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इन दोस्तों 3 चीजों का याद रखिएगा। ये जो 3 गलतियां मैंने बताई, एक तो ईगो पे मत ले लेना कि अटक गए तो अटक ही गए। दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना, ये आपने देख लिया। और इंटरफेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि भाई एग्जाम में ही जाके हम नहीं सीखेंगे कि हमें क्या करना है। दोस्तों कल आप सभी का पेपर है, बढ़िया से करिएगा।
आगे भी जिनका पेपर है वो भी इन वीडियो को ज़रूर देखना। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं। ये घड़ी वगैरह, कड़ा वगैरह, या फिर अंगूठी, या फिर कैप या ग्लास वगैरह कुछ भी पहन के मत जाइएगा, मतलब कुछ गॉगल वगैरह ये सब उतरवा लिया जाता है। कैप वैप मत पहन के जाना, ठीक है। ये सारी गलतियां मत करना। मोबाइल वोबाइल और बैग वैग लेके कोशिश करना मत जाना, और जाओ तो वहाँ पर सबमिट कर देना, जहाँ पर भी आपके पास वहाँ लॉकर सिस्टम हो या फिर बाहर कोई दुकानें वगैरह वहाँ पर कर दीजिएगा। बढ़िया से पेपर करिएगा, फोड़ के आइएगा। 3 अगस्त को नोएडा में दोस्तों विद्याग्राम की पूरी टीम आपको मिलेगी सेंटर पे, और हम लोग आपको बताएंगे कैसा रहा पेपर, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और बाकी दोस्तों बढ़िया करना, बढ़िया फोड़ के आना, बताना कैसा रहा आपका पेपर, और रीजनिंग में आपने कैसा किया, बढ़िया स्कोर किया। और जो मैराथन हमने आपको कराई है उसको कर लीजिएगा, और जो मैंने 17 दिन आपको पढ़ाया उसको भी आप करके जाइएगा, ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।